हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और साइंस अनसॉल्व 2021 में कक्षा 10 के साइंस का 2 सेट हुए थे। ये दूसरे सेट को हम हल करवा रहे हैं। दूसरी वीडियो है इसके अंतर्गत। खंड का रसायन विज्ञान जो है उस भाग को हम लेकर के आए हैं। और आपको पता ही होगा कि साइंस का जो पेपर होता है वो 3 खंडों में होता है, खंड का, खंड खा और खंड गा। तो ये दूसरा खंड है यानी कि रसायन विज्ञान वाला। और इसके बाद एक और वीडियो बनी है जिसमें हम जीव विज्ञान को लेकर के आएंगे। तो ये वही है। अब इसके हम सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे हमें अब ये पहला प्रश्न है 5वें का। इसमें कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं? विकल्प आपको ये 4 दिए गए होते हैं। उसमें जो सही विकल्प है वो तीसरा वाला है। अम्ल और क्षार में जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण यानी कि नमक और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें ये भी होता है कि जो अम्ल होता है उसका अम्लीय गुण और क्षार जो होता है उसका क्षारीय गुण दोनों आपस में मिलकर समाप्त हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो पहला प्रश्न समाप्त हुआ। और एक बात और बता देना चाहेंगे, जो अपना अम्ल है, अगर हम यहाँ पे HCl ले लेते हैं, HCl एक अम्ल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और NaOH क्षार लेते हैं और HCl अपना प्रबल अम्ल है, NOH एक प्रबल क्षार है। ये दोनों जब मिलते हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी अपने खाने वाला नमक प्लस H2O यानी पीने वाला पानी बनाते हैं। तो ये भी अपना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब बात कर लेते हैं धावन सोडा की प्रकृति क्या होती है। धावन सोडा यानी कि कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है क्षारीय। जो भी साबुन होते हैं वगैरह, ये साबुन वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो क्षारीय होती हैं। ठीक है, धावन सोडा क्षारीय होता है, ये आपको समझना चाहिए। और आपको ऐसे भी अंदाज़ा लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी क्षार के उदाहरण को देने की बात की जाती है तो आपसे उसमें साबुन का जिक्र किया जाता है। तो साबुन क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। तो धावन सोडा भी उसके समकक्ष ही है और वो भी एक क्षारीय पदार्थ होगा। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न सही हो जाता है। अगला जो है प्रश्न उसमें है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? सो ब्यूटेनोन में जो नोन, कीटोन, ओन, ये जो अपना समूह जुड़ा है वो तीसरा वाला विकल्प ये जो दिखाई दे रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड लिया जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ। तो ये जो कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, ब्यूटेनोन है तो इसमें कीटोन जुड़ा हुआ है। सो ये आपका सही जवाब होगा, कीटोन है। और बस हो गया इसमें ख़त्म। और हाँ, इसमें ये जो OH है और CHO है और COOH जो दिया गया है, मतलब COOH जो है, COOH जिसको कहा जाता है, ये कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं इनको समझते हैं पहले। में जो पहला दिया गया है OH, ये एक ये अल्कोहल है। और CHO की बात करें तो ये एल्डिहाइड है। COOH की बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये अपना बेचारा कीटोन है। ठीक है जी, कीटोन है। सो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये चारों के चारों। आपको पूरा पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। और अब प्रश्न संख्या 6 की देख लेते हैं। 6 का क वाला प्रश्न में करना है। यहाँ पे हमसे इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से अम्ल एवं क्षारक की पहचान कर कारण बताइए कि वे अम्ल क्यों हैं, क्षारक क्यों हैं। पहला है NH3, दूसरा है H2S। NH3 की बात करें तो ये एक क्षारक है, क्योंकि
यह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन OH- देता है, माइनस ऊपर लगा रहना चाहिए, तथा NH4+ आयन बनाता है। तो यहाँ पे OH आयन मिल रहा है जिसकी वजह से ये क्षार है। दूसरे की बात करें H2S की, तो भैया यहाँ पे जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र परमाणु के बड़े आकार के कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन और सल्फ़र के जो बीच का बंध है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बने बंध की तुलना में कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाता है और H+ आयन देने लगता है। अब कोई H+ आयन दे रहा है तो वो जाहिर सी बात है अम्ल होगा, तो इस वजह से ये अम्लीय हो जाता है। ठीक है जी, अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है विकर्ण संबंध से संबंधित। कहा जा रहा है कि विकर्ण संबंध को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब विकर्ण संबंध एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, दूसरी आवर्त के कुछ तत्व होते हैं, जैसे यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम और बोरान है। ये तीसरे आवर्त के तत्वों तथा अगले वर्ग के दूसरे तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे लिथियम है वो सोडियम के साथ समानता प्रदर्शित करता है, लेकिन वो मैग्नीशियम के साथ भी करता है। इस प्रकार की जो समानता होती है, जो तिरछी देखने को मिलती है, इसी वजह से इसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ में यहाँ पे एक रिलेशन देखने को मिलता है। इसी को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। तो अगले प्रश्न में अब आ जाते हैं। छठे का ग वाला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण क्या होता है? जंग लगने का क्रिया ही संक्षारण होती है। अब इस प्रश्न को, इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख के रखा है, उसको हम पढ़ेंगे। कह रहे भैया, अनेक धातुओं की सतहें वायु तथा जल से प्रभावित होती हैं। आयरन को जब आर्द्र वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं तब इसकी सतह भूरे रंग की एक पपड़ीदार पदार्थ के आवरण उत्पन्न हो जाता है। इसे जंग कहते हैं। जंग हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड, यहाँ पे इसका सूत्र लिखा है, वो होता है यानी कि Fe2O3 × H2O। और इस प्रकार कॉपर की आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह हरे रंग का बेसिक कॉपर कार्बोनेट के आवरण उत्पन्न हो जाता है। अतः जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षरित होना कहते हैं। इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका उदाहरण भी हो गया और संक्षारण भी हो गया। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपने उत्तर दे लिया। अब 7वें प्रश्न में आ जाते हैं। 7वें का वाला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई जाती है। इस श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख करें, ऐसा कहा जा रहा है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और हाइड्रोजन को श्रेणी के मध्य में रखा जाता है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। और बस यही है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। और अब इसमें देखेंगे कि जो आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता है, उसके जो प्रमुख गुण है वो देख लेते हैं। पहला वाला है धातुओं का विस्थापन। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। ये विस्थापन की प्रक्रिया बहुत आसान से, मतलब समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी क्या है और उसी के आधार पर ये इसको हटाते हैं। इस कारण जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है उसका मानक उपचयन विभव कम होता है तथा अधिक क्रियाशील होती हैं। तो जो भी श्रेणी में ऊपर रहेंगे वो अधिक क्रियाशील रहेंगे और वो अपने से कम वाले जो होते हैं उनको हटा देती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक समीकरण भी दिए गए हैं। Fe जो है कॉपर सल्फेट के, यानी कि जो आपका तांबे का सल्फेट होता है उसमें क्या बदलाव करती है और अपने आप को रख करके यानी आयरन सल्फेट बना करके कॉपर को हटा देती है। तो ये एक प्रकार का गुण हो गया। दूसरे प्रकार का गुण देते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में।
जिन धातुओं का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक अथवा कम धनात्मक होता है, वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। यही कारण है कि लिथियम, सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम आदि क्षार धातु अधिक क्रियाशील होती हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि मिसेल क्या होता है। तो साबुन के स्वच्छीकरण की क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है, पूछा गया है। उत्तर लिखना शुरू करेंगे कि मिशेल की अवधारणा पर साबुन की सफाई क्रियाविधि, ये हेडिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद लिखा गया है साबुन को जल में घोलने पर RCOO- तथा Na या K+, ये दोनों प्लस करके में आयनित हो जाता है। RCOO- के दो भाग होते हैं, एक तो आध्रुवी भाग होता है, इसमें एल्किक समूह R एक लंबी श्रृंखला वाला होता है, यह जल विरोधी तथा जल स्नेही होता है। और ध्रुवीय भाग इसमें उपस्थित कार्बोक्सिलेट आयन COO- ध्रुवीय होता है तथा जल स्नेही है। और यहाँ पे अब आगे देखिए, जो C17H35O जो एक आपका आयन बना था, अब इसके दो भाग होते हैं। कौन से भाग? ये जो दो भाग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये अध्रुवीय भाग होता है C17H35 वाला, और COO- वाला ये ध्रुवीय भाग होता है। ऐसे चित्र बनाया जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो RCOO- समूह कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इसमें ऋणावेशित कार्बोक्सिलेट आयन जल के संपर्क में रहते हैं तथा अध्रुवीय एल्किक समूह जल से दूर रहते हैं, ये जल विरोधी होते हैं। इस प्रकार के कणों को मिशेल कहा जाता है, इन्हीं को मिशेल कहा जाता है। अब ये मिशेल का एक चित्र भी आप कह सकते हैं, ये मिशेल का एक चित्र है। और यहाँ पे लास्ट वाला कंक्लूजन, जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबोया जाता है तो धूल मिट्टी के कण, चिकनाई या सब आदि के कण मिशेल में चले जाते हैं तथा जल के साथ बह जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये तो थी इसकी धुलाई प्रक्रिया, और मिशेल क्या था वो भी। अब अगला प्रश्न है 8वें का वाला। इसमें प्रश्न में कहा गया है कि एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के दो गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है या फिर रासायनिक समीकरण भी लिखना है, वो ज़रूरी है। तो एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है दहन, कंबस्चन। तो एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल अत्यंत ज्वलनशील द्रव होता है। यह वायु में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देता है। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस 3 H2O देता है। ये हो गया दहन। और एथिल अल्कोहल का जब सोडियम के साथ क्रिया कर रहे हैं, सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा सोडियम एथॉक्साइड बनता है। तो ये एथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH, इसके साथ 2 लगाया गया संतुलन करने के लिए, प्लस 2Na चेंज इनटू सोडियम एथॉक्साइड यानी NaOC2H5 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला वाला है सोडियम धातु के साथ क्रिया, ये भी सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगा, क्या करेंगे? अब अम्ल है तो हाइड्रोजन तो देगा ही। यह सोडियम से साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, और ये Na सोडियम के साथ अब क्रिया कर रहा है तो सोडियम एसीटेट CH3COONA और हाइड्रोजन गैस यानी H2 प्रोड्यूस करता है। संतुलित करने के लिए 2-2-2 लगाया गया है। अब अगला जो हिस्सा है वो एथिल अल्कोहल से क्रिया किसकी? सोडियम एसिटिक अम्ल की
एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कर रहे हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर किया जाता है तो एस्टर यानी एथिल एसीटेट ये तथा जल बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे CH3COOH ये एसिटिक अम्ल हो गया, एथिल अल्कोहल। C2H5OH अब यहाँ पे चेंज इनटू, ऊपर सांद्र H2SO4 रख लिया, नीचे 140 डिग्री सेल्सियस रख लिया। अब ये बना दिया CH3COO C2H5 यानी एथिल एसीटेट और H2O यानी कि पानी। तो ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। भैया ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। 2 रासायनिक गुण लिखने थे, कोई सभी रासायनिक गुण आप लिख सकते थे। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 8वें का खा वाला प्रश्न कहा गया है कि समझाइए कि आवर्त सारणी के एक वर्ग तत्व एवं एक आवर्त में परमाणु का आकार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। भैया आवर्त सारणी में वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु का आकार बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। इधर की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ध्यान देने वाली बात इतनी सी है और इस प्रश्न में बस इतना सा ही है। हो सकता है कुछ उदाहरण भी दे देना चाहिए होंगे, लेकिन अभी बस इतना सा लिख दिया, जाने देते हैं। अथवा वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कई चीज़ों के बारे में प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे लिख लिए। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो पिछले साल तो आई है, अगले साल भी, मतलब इस साल भी आने की उम्मीद पूरी है। तो इसमें लिखेंगे भैया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आयरन कापर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके कापर को उसके सल्फेट से प्रतिस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बनाता है। तो यहाँ पे फेरस यानी कि लोहा हो गया, ये कापर सल्फेट CuSO4 हो गया, ये जलीय विलयन है इसका। और यह फेरस सल्फेट बना लिया यानी कि FeSO4 और कापर को अलग कर दिया। ये प्रतिस्थापन क्रिया हो गई कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है इसमें है हाइड्रोजन के IUPAC नामकरण, इसके बारे में टिप्पणी देना है। हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण जो है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। मूल जो अवधारणा रहती है, देखिए IUPAC नाम लिखने के लिए पूर्वलग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न देखना होता है। मूल शब्द कैसे बनते हैं, एल्केन से वो देखे जाते हैं। एल्केन को पढ़ते हैं। एल्केन क्या है, एल्केन अथवा पैराफिन अथवा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं जिनका सामान्य सूत्र CN2H+2 होता है। +2 नीचे होना चाहिए लेकिन वो ऊपर लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। IUPAC पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। अन्य सब कार्बन यौगिकों को एल्केनों का व्युत्पन्न मानकर उनका नाम रखा जाता है। भिन्न भिन्न सजातीय श्रेणियों के नाम एल्केन के नाम से अनुलग्न जोड़कर रखे जाते हैं। इस पद्धति में किसी कार्बनिक यौगिक के नाम 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला पूर्वलग्न, दूसरा जो है अनुलग्न होता है। और अब क्या है भैया कि एल्केनों के नाम में उपस्थित कार्बन के परमाणु की संख्या के आधार पर उनके नाम, जैसे CH4 है तो मेथेन हो गया, C2H 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट। आप इसको आगे बढ़ाते जा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा वाला सेक्शन जो है ओलिफिन यानी कि एल्कीन। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसका सामान्य सूत्र आपको पता है, CN2H2N होता है। इनमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध होता है। इस श्रेणी के विभिन्न यौगिकों के नाम अनुरूप एल्केनों के नाम पे लिए गए हैं। इनके एल्केनों के नाम से एन अनुलग्न को हटाकर इलीन या फिर ईन जोड़ दिया जाता है और फिर उसके नाम और IUPAC नामों के लिए ईन लगा देते हैं। ठीक है, ये लगा दिया जाता है। और आखिरी वाला जो रहेगा एसिटिलीन यानी कि एल्काइन, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 नीचे होना चाहिए।
इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में एक त्रिबंध होता है। इस श्रेणी के यौगिकों का आईपीएसी नाम के अनुरूप एल्केनों के नाम से एन हटा करके ईन या नहीं आइन जोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया आईपीएसी नाम में जो कुछ भी आपको समझ में आया, बस इतना सा एक लंबा सा आपको लेक्चर दे देना है। और अब लास्ट टिप्पणी जो मिलती है वो ये है कि कार्बनिक यौगिकों का योगात्मक अभिक्रिया, इस पर आपको चर्चा करनी है भैया। बात ये है, अब इस पे योगात्मक अभिक्रिया पे थोड़ी सी चर्चा बचने से कि पोलैडिनम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन के योग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में बदलने की प्रक्रिया यही कहलाती है कार्बनिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया। अब यहाँ पे CH2 यानी कि C2H4 है जो कि एथीन कहा जाता है या फिर एथिलीन कह सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन से जोड़ रहा है निकल की उपस्थिति में। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ही होते हैं, CH3 जोड़ करके ये डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड बना दिया। इस क्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया कहा जा रहा है। और इसी के साथ में आपका जो पेपर है वो पूरा समाप्त हो गया है। ओके जी, तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।